अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, बुजुर्ग कश्मीरी की लाश और मासूम अय्याद की सिस्कियां दुनिया के मुंसिफों से सवाल कर रही हैं कि कब तक सोए रहोगे, तुम चैन की नींद सो कैसे जाते हो। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ना ही शायद आखिरी है। न जाने कितने मासूम बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। जुल्म करने वालों, तुमसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? कहाँ से लाते हो ये हौसला? पत्थर दिल लोगों, जब एक माँ के सामने ही उसकी गोद उजाड़ते हो, जब किसी बच्चे के सामने उसके बाप की जान देते हो, बहन के सामने भाई को मारते हो, बीवी के सामने शौहर की जान लेते हो, ना बुजुर्ग देखते हो, ना बच्चा, ना ही औरत, और फिर लाश की बेहुरमती भी करते हो। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, क्योंकि किसी इंसान की तरबियत में शामिल ही नहीं कि बच्चे की मासूमियत छीन ले, किसी औरत पर अपना जोर दिखाए। कश्मीर मीडिया सर्विस ने जून में होने वाली भारतीय सफाकियत की रिपोर्ट जारी की है नाजरीन, और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता महीने में 54 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। शोहदा में 2 बच्चे भी शामिल थे और 82 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 29 कश्मीरी भारतीय फौज की गोलियों से जख्मी भी हुए हैं। 2 खवातीन बेवा हुई हैं, 5 बच्चे यतीम हुए हैं और कश्मीरियों के 25 घरों को तबाह किया गया है। डरो उस वक्त से जब ये आहें और सिस्कियां तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेंगी, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। कश्मीर की वादी में बारूद और खून की महक अब वहां के फूलों और फलों से ज्यादा तेज है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म सितम तमाम हदें पार कर गया। मासूम नवासे की आंखों के सामने बुजुर्ग नाना को गाड़ी से उतारकर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया। मासूम अय्याद को कौन बताए कि उसे गोद में उठाकर प्यार करने वाला उसका नाना बशीर अहमद भारतीय बर्बरियत की भेंट चढ़ चुका है। बुजुर्ग कश्मीरी की लाश और मासूम अय्याद की सिस्कियां दुनिया के मुंसिफों से मुजस्सिम सवाल हैं। शहीद बशीर की मौत की खबर अहले खाना पर बिजली बनकर गिरी। ऐसे में सवाल यह है कि कहाँ हैं अमन की एजेंसियां, कहाँ हैं अक़वाम मुत्तहिदा वाले, कहाँ हैं अक़लियतों के हक के लिए निकलने वाले मुमालिक, कहाँ हैं वो NGOs जो दावा करते हैं कि वो हर जुल्म के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्यों कोई नहीं बोलता? हम सब इस कदर बेबस क्यों हैं? बात सरहदों पर खींची लकीरों की ये मासूम नहीं है, बल्कि इंसानी जानों के ज़िया का सवाल है। कश्मीर से खून और कश्मीर से इस वक्त जो आहें उठ रही हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। एक भी ऐसा दिन नहीं जब कश्मीर से सदा नहीं आती और कश्मीर जल रहा है। जन्नत नज़ीर 70 सालों से जहन्नुम के शोले उगल रहा है। लाशें उबल रही हैं, गोलियों की गनगरज दिन रात सुनाई देती है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब वहाँ से चीखों पुकार सुनाई नहीं देती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई माँ अपने लख्ते जिगर को ना खोती हो, और कोई दिन ऐसा नहीं वहाँ पर गुजरता जब कोई बाप बेसहारा ना हो और किसी बहन का भाई वहाँ से उससे ना छीना जा चुका हो। और कोई दिन ऐसा नहीं कि जब कोई सुहागन अपने सरताज से दूरियां बर्दाश्त ना करती हो। और इसी के दरमियान कश्मीर लहूलुहान है। कभी पैलेट गन्स का शोर वहाँ पर होता है और वहीं पर गोलियों की जद में आकर ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं हज़ारों नौजवान, और बारहा बोलती रह जाती हैं वहाँ पर सिर्फ तस्वीरें। इसी मामले पर बात करने के लिए मिशाल मलिक साहबा हमें ज्वाइन करेंगी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब, जिनेवा कन्वेंशन की बदखिलाफ वर्जी की जा रही है। कश्मीर में बच्चे बैरूनी तसल्लुत के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मकबूजा कश्मीर में बच्चों को पुरतशद्दुद सूरत हाल का सामना है। भारत को जो शय मिल रही है उसकी वजह अक़वाम आलम की खामोशी तो नहीं समझ रहा भारत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत ही शॉकिंग ये वीडियो है, और ये जो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि जुल्म की तहा है जो उन्होंने की है उनके नवासे के सामने। अपने ग्रैंडफादर की डेथ है, बहुत ही बर्बरियत की मैं समझता हूँ बदतरीन मिसाल है। अगर आपको मालूम हो कि चंद दिन पहले एक छोटा सा बच्चा गालिबन 2 साल की उम्र का, उसको भी इसी तरह उसको शहीद किया गया, जिसपे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट किया और एहतजाज किया। 2 दिन पहले 28 जून को, बिल्कुल जी बिल्कुल 28 जून को, कहा कि इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ये बर्बरियत, ये मजालिम ये चलते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी का ज़मीर जो है वो ख़त्म हो चुका है। चाहे जितना हम यहाँ से
तकरीरें करें, जितना हम यहाँ से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को हमारे रवायती मैसेजेस जाएं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से, लेकिन वो कर रहे हैं। अब नजर तो ये आ रहा है कि वहां पे बिल्कुल जिस तरह फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों को, निहत्ते फलस्तीनियों को जिस तरह इसराइल के जो मजालिम का जो मॉडल है वही कश्मीर में अब रेप्लिकेट किया जा रहा है, उसी को कश्मीर में फॉलो किया जा रहा है। और आप देखें सिर्फ वर्दियां, हमें तो लगता है कि वर्दियां सिर्फ मुख्तलिफ हैं कि यह इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, इनकी वर्दियां हैं, वहां पे इसराइली आर्मी है, लेकिन मॉडल एक है कि इन पे इतने मजालिम करो, इतना जुल्म करो कि ये अपने घुटने टेक दें। लेकिन इंशाल्लाह ये नहीं होने लगा। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जो जज्बा है, जो जोश है और फाइटिंग स्पिरिट है, आप देखेंगे वो और बढ़ेगी। लेकिन मैं ये सवाल यहाँ उठाता हूँ और आपको भी सवाल उठाना चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को, कि हमारी हुकूमत ये सिर्फ रवायती जो मैसेजेस जाते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल को या या प्राइम मिनिस्टर साहब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाके चल अच्छी बात है, एहसास प्रोग्राम में वहां पे कश्मीरियों को में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐलान करते हैं, लेकिन भाई कोई अमली इकदाम होने चाहिए। अब इन रवायती मैसेजेस से आप निकलें, अब आप जाएं, हमें कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए। आप जो हमारे पास और पूरी दुनिया के पास एविडेंस है, उनके एट्रोसिटीज का, मजालिम का डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोस हैं, सब कुछ है, बाई एविडेंस है। जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यहाँ पे इंसानियत के खिलाफ जो है वो मजालिम हो रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसके जाके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। और दूसरी बात यह है कि हमें तो ये भी बात पता लगी है कि हमारा फॉरेन ऑफिस घबराता है, हमारी गवर्नमेंट घबराती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने में कि जी हम वो केस ना हार जाएं। जनाब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसको आप जाएं, इनके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएं। अच्छा फारूक हमीद साहब, यहाँ पर सवाल ये भी कि भारत 25,000 भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में आबाद करने के अमल का आगाज करते हुए उन्हें डोमिसाइल मुहैया कर रहा है और उन्हें वहाँ पर ज़मीन और मकान खरीदने और सरकारी दफातर में उनकी शरह बढ़ाने का काम भी किया जा चुका है। कश्मीर की जोग्राफियाई तकसीम का ख्वाब क्या भारत का हकीकत बन पाएगा? देखें जी, 5 अगस्त के बाद हम जो मर्जी हमने अभी तक किया है, बातें हमने ज्यादा की हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनके जो अज़ाइम हैं वो उसमें आगे चल रहे हैं। वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने मामलात को कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो वहाँ पे नस्ल कशी हो, चाहे वहाँ पे डोमिसाइल जो है अब नॉन कश्मीरीज को लाके वहाँ पे सेटल कराया जा रहा है। 25 साल उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिए। वो तो अपनी स्पीड के मुताबिक चल रहे हैं, हम अपनी स्पीड के मुताबिक नहीं चल रहे। हम अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सही मानों में बावर नहीं करा सके। देखें जो आ रहे यूनाइटेड नेशंस का सेशन जनरल असेंबली का सितंबर में, हो सकता है कोविड की वजह से वो हो ही ना। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसका इंतजार कर रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल मामला तो बहुत हाथ से निकल जाएंगे। वो तो सिर्फ चीन है वहां पर जिसने लद्दाख में अपने आप को, अपनी मसल, थोड़ी मिलिट्री मसल शो की है और इंडियंस को घुटने वहां टेकने पड़े हैं। लेकिन जहां तक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, चीन की वजह से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को भी मोराल हाई हुआ है, उनको भी हौसला मिला है, उनकी भी हिम्मत बढ़ी है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग इंडियन आर्मी के वहां पे डंडों के मार के उन्होंने उनका भुटकस निकाल दिया चाइनीज आर्मी ने, तो ऐसी कोई बात नहीं। हम भी जो है अब मुज़ाहमत करेंगे, इन पे हमले करेंगे, इनकी बॉडी बैग्स रोज भेजेंगे न्यू दिल्ली में, ताकि ये जो है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही कम्स टू सेंसेस। और ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजालिम के तहत इनको सरेंडर करवाने में, वो उसमें फिर नाकाम हो जाएंगे। इंडियन आर्मी को विड्रॉ करने में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मजबूर कर देना चाहिए कि इतना उनको नुकसान हो, जानी नुकसान, कि वो वहां पे लड़ ही ना, ये मजालिम कर ही ना सके। इसके लिए फारूक हमीद साहब, जो हमारी हिकमत अमली है भारतीय जुल्म और जबरी तसल्लुत के खिलाफ, उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए? पहली बात ये। और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि कश्मीर पर नया लाएअमल तैयार होना चाहिए जो कि नतीजा खेज हो और हम इससे कुछ आगे बढ़ सकें? बिल्कुल, देख रहे हैं ये इस वक्त पाकिस्तान की अप्रोच जो है हमारी गवर्नमेंट की, सॉरी मुझे कहना पड़ा, ये एक बड़े स्टेटस को वाली अप्रोच है। और हालांकि मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टेटस को वाले आदमी नहीं है। उन्होंने पिछले साल बड़ा जबरदस्त एक्शन किया था, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके 1 हफ्ता जो अमेरिका में रहे, पूरी इंटरनेशनल मीडिया से उनकी इतनी बातें हुई, सारा फोकस इंडिया पे था। मैं ये कहूँगा उनको अब एक नई हिकमत अमली बनानी चाहिए
जिसमें कोई उस अब ये रवायती बातचीत, ये रवायती ये जो इंडियन हाई कमीशन को बुलाया जाता है हर दूसरे दिन और एहतजाज किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लड़ाई होती है, वायलेशन वो करते हैं, इससे आगे बढ़ना चाहिए। बाय यू हैव टू नाउ बी, देखिए ना, हमें बताया गया था कि जनाब हर एम्बेसी में एम्बेसी डेस्क होंगे, कश्मीर डेस्क कायम किए जाएंगे। उसके बाद खबर ही नहीं आई वो क्या बना उन अपना एम्बेसी में जो कश्मीर डेस्क थे। अगर आप अफगानिस्तान में एक स्पेशल एनवॉय का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए, उस मसले के हल के लिए, तो इन कश्मीर कॉज के लिए, कश्मीर के मजालिम को प्रोजेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल, अगर हमारे फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर एक स्पेशल एनवॉय कश्मीर पे आप अपॉइंट कर रहे हैं। भाई बड़े लोग कह रहे हैं बार बार के भाई ये जो है ना, ये हमारी किस्म के पॉलिटिक किस्म के, आई एम सॉरी टू से, उस किस्म की अप्रोच होगी है। मोदी तो अपना काम कर ही जा रहा है। सही। अच्छा फारूक हमीद साहब, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने बैनुल अक़वामी कवानीन की न सिर्फ खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर को अपने विफाक में ज़म करने का फैसला किया, बल्कि ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल भी उसी मज़मूम एजेंडे पर चलते हुए कश्मीरियों में जो एक एहसास महरूमी पैदा कर दिया है। अब जो हालिया वाक़यात हैं, क्या ये उसी साजिश का हिस्सा हैं? क्या भारत की साजिश इसी से जोड़ी जा सकती है कि भारत वहाँ पर ये जुल्म सितम सिर्फ इसलिए कर रहा है कि कश्मीरियों को ये महसूस करवा सके कि वो उनका इलाका नहीं, वहाँ पर भारत अपना जबरी तसल्लुत कायम करना चाहता है? देखिए, उनका प्लान तो बिल्कुल यही है, अज़ाइम तो यही है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बिल्कुल उनका न्यू दिल्ली का जो कब्जा है वो पक्का हो जाए। वो बाहर से लोगों को लाके हजारों की तादाद में सेटल कराएंगे वहाँ पे, कश्मीरी मेजॉरिटी जो है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करेंगे, नस्ल कशी का वहाँ पे मामलात होंगे। देखिए, मैं तो हैरान रह गया कि वहाँ पे इस किस्म के मज़ालिम हैं कि लाउड स्पीकर पे जो ये कश्मीरी नौजवानों को, ख़वातीन को, बच्चों को टॉर्चर करते हैं, उनकी टॉर्चर की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई जाती हैं लाउड स्पीकर पे, ताकि लोगों को टेरराइज किया जाए, लोगों को डराया जाए। और उसके अलावा आप देखें कि पीछे क्या हुआ था कि बड़ी मास ग्रेव तो हम काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों को अगवा किया गया और उनको उनकी जो डेड बॉडीज हैं फिर वो खास अंडरग्राउंड बंकर और वहाँ से मिली हैं। तो वो तो अपना काम कर ही जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक लेवल के अलावा अब चीन के साथ, चीन को भी चाहिए कि वो भी मैदान में आए, खासकर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से। और चीन ने ऑलरेडी आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 35A को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि चीन जो है उनके अपने स्ट्रेटेजिक मफादात है इस इलाके में। चीन जो है वो बिल्कुल सी पैक पे कोई किसी किस्म की अपना इंडिया की तरफ से कोई एक्शन जो उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कोई एक्शन आजाद कश्मीर की तरफ से चीन जो उसने कहा कि हम बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है चीन को अब मैदान में आना चाहिए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के मामलात के अमली इक़दाम होने चाहिए। फारूक हमीद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पर नाजरीन से शेयर करना चाहेंगे, नाना की लाश के सरहाने इस मासूम कश्मीरी बच्चे की फरियादी आंखों ने मुझे माजी के कई चेहरे याद दिला दिए हैं। यूं तो इस्राएली तारीख मासूम बच्चों के कत्ल से भरी पड़ी है, लेकिन 30 सितंबर सन 2000 का वो खून आशा मंजर जब एक 12 साला मासूम फ़लस्तीनी बच्चा मोहम्मद अल-दुरा अपने वालिद जमाद अल-दुरा की अकब में छुपा हुआ था और खून के प्यासे गासिब इस्राएली फौजी इस मासूम के कद से बड़ी बंदूकें उठाए हुए थे। बेबस बाप कभी बच्चे की ढाल बनता, कभी हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन जुनूनी फौजियों को तरस ना आया। मासूम बच्चे को पै दर पे गोलियां मारी गईं। 12 साला मासूम ने अपने जख्मी वालिद की आगोश में दम तोड़ दिया। इत्तफाकन उस वक्त फ्रांसीसी इदारे का कैमरामैन तलाल अबू रहमा वहां मौजूद था, जिसने पूरे वाक़े को अपने कैमरे में महफूज करके रहती दुनिया तक गासिब सेहूनी रियासत इसराइल के बदनुमा चेहरे को अयां कर दिया। फिर 2015 में दरिया के बेरहम मौजों पर तैरता हुआ एक मासूम चेहरे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शाम का 3 साला एलान कुर्दी, जिसके अहले खाना मुल्क में जारी अहले खाना जंगी से तंग आकर पनाह की तलाश में एक छोटी कश्ती के जरिए यूरोप हिजरत कर रहे थे, मगर जब कश्ती समंदरी तूफान की जद में आई तो मुल्लास मुसाफिरों को तनहा छोड़कर समंदर में कूदकर फरार हो गया। और फिर 3 साला नन्हे फरिश्ते एलान की लाश लहरों ने तुर्की के साहिलों पर पहुंचा दी और मासूम बच्चे की साहिल पर ऊंधी लाश, ये तस्वीर देखकर इंसान का कलेजा फट जाता है।
माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वजाहत साहब, एक नन्हा बच्चा जिसके सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया, उसके जहन पर क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, ये जो इनका तरीक़ेकार है, ये एक समझते कि एक तरीके से दो शिकार करते हैं। एक तो वक्ती तौर पे जो इंसान की जान ली गई, वो तो एक अपना मसला है ही जो नजर आता है, लेकिन ये इनका तरीका है कि आने वाली जो नस्ल है उसको, उसके दिमाग को इस तरह डैमेज कर दिया जाए कि वो जिंदगी भर अपनी दिमाग की प्रोडक्टिविटी की तरफ जा ही न सके। वो या तो बदले की आग में सुलगता रहे, या तो उसकी शख्सियत में इतनी खराबियां पैदा हो जाएं कि वो किसी भी तौर पे अपने मुल्क के लिए फायदा ना उठा सके। अब ये जो बच्चे का आप देख रहे हैं, इसमें इन बच्चों में इतने खतरनाक किस्म के मसले पैदा हो जाते हैं, जिसके एक नफ्सियाती बीमारी का नाम होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये होता है कि जब कोई भी बहुत बड़ा कोई मामला आ जाए, वाकया हो जाए, जंग छिड़ जाए, किसी फैमिली को बहुत रूडली मार दिया जाए, उनके घर में जो बचे हुए लोग हैं, खासतौर पर जो बच्चे हैं, उनके दिमाग पे इतनी शदीद ये चीजें असरअंदाज होती हैं कि या तो वो बेचारे जहनी तौर पे अपाहिज हो जाते हैं, कुछ सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, या तो फिर उनके अंदर इतना शदीद डर बैठ जाता है कि वो घर से भी बाहर नहीं निकलते, और उनको रात को खासतौर पे इतने शदीद नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, ख्वाब आ रहे होते हैं, और वो इतने डिल्यूजनल जो मेमोरी होती है, जो उनकी ये खतरनाक सीन उनके दिमाग में बैठे हुए होते हैं, वो जिंदगी भर उनके दिमाग से निकलते नहीं है। तो अगर ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट भी ना कराई जाए और उनको रिकवरी की तरफ ना लाया जाए, तो ये तो बच्चे आधे मर गए। ये बच्चे दिखने में तो बेचारे जिंदा होते हैं, लेकिन इनका माशरे में किसी कोई काम नहीं होता। तो ये बड़ी चालाकी से, बेरहमी से ये आने वाली नस्ल को भी तबाह करते हैं, और जो उनके नाना को मारा वो एक अलग नुकसान है। अच्छा डॉक्टर वजाहत साहब, बचपन में डर और खौफ के ऐसे वाकयात बड़े होने के बाद जहनी पुख्तगी किस डायरेक्शन में ले जाते हैं? बदला लेने की सोच और बागी जहनियत की वजह भी क्या ये वाकयात हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें तीन किस्म की जो चॉइस बनती है इनके पास, इस पर डिपेंड ये करता है कि ऑलरेडी आपकी शख्सियत थी कैसी। अगर आपकी शख्सियत एक ऐसी थी जो ऑलरेडी थोड़ी सी सस्पिशियस होती है, डर और खौफ वाली होती है, तो वो लोग ऐसे बड़े वाकयात के बाद तो किसी काम के रहते ही नहीं है। बिलीव करें, वो आधे तो ऑलरेडी नफ्सियाती हो जाते हैं। उसके बाद उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो हर चीज को अवॉइड करते हैं, घरों में बैठते हैं, काम काज नहीं कर सकते। और दूसरी जो टाइप होती है वो ये होती है कि वो शदीद एग्रेसिव हो जाते हैं, और उनके दिमाग में यकीनन ये बात आ जाती है कि जो मेरे साथ हुआ, जैसे हुआ, अब मैंने सबके साथ नुकसान करना है। और ऐसे लोगों को फिर खास चैनल्स पकड़ लेते हैं, बदले लेने की एक तरीका देते हैं, और फिर मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों में इनको बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे भिपरे हुए बच्चे होते हैं, नौजवान खास तौर पे, जिनको बाकायदा लोग इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा ये होता है कि जो बहुत ही कम होते हैं, जो कि माफी तलाफी या चीजों को भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। जो हो रहा है और जो किया जा रहा है, उसमें इनकी प्लानिंग ही यही है कि इनके आने वाले बच्चों को बर्बादी की तरफ लिया जाए, या तो वो इंतहाई टेररिस्ट बन जाए, दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहे और आखिर में खुद भी किसी जान का शिकार हो जाए, या तो फिर ये घर में अलूफ होके बैठ जाए, जिसको कहते हैं कि एक जहनी अपाहिज तो बड़ा खतरनाक होता है। उसकी तो कोई हमदर्दी भी बेचारे को नहीं मिल रही होती, किसी की टांग टूटी होती है तो लोग उसको देख के रहम खाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो जहनी तौर पे बेचारा अलूफ होता है, उसको तो लोग सिर्फ गालियां और झिड़कियां बक रहे होते हैं। उनको तो ये भी नहीं कहते कि काम पे नहीं जा सकता क्योंकि ये अपाहिज है, बिकॉज वो नजर नहीं आ रहा होता ऐसा। तो इन लोगों को हमारे मुल्क में हो या कहीं भी हो, इनको खास तौर पर इनको ट्रीटमेंट दी जाए, हेल्प की जाए, ताकि वो इन चीजों से निकले, वरना तो माशरा बहुत खराबी की तरफ जा रहा है। डॉक्टर वजाहत साहब साथ ही रहिए। फारूक हमीद साहब, ये जिस तरह के वाकयात अब मकबूजा कश्मीर में पेश आ रही हैं, औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, भारत तो सैकड़ों हजारों बुरहान वानी खुद पैदा कर रहा है। भारत बाद में इसका मुकाबला कैसे करेगा? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ पे जो यंग जनरेशन है वो तो ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, और फ्रीडम फाइटर्स के जो जिन्होंने अभी हथियार नहीं उठाए, तो इसमें तो अब कोई शक वाली बात नहीं है कि जब वो बड़े होंगे, जो भी उनकी एज होगी, उनकी तो ग्रूमिंग अभी यही होगी कि हमने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे पे जो मजालिम ये जो इंडियन आर्मी कर रहे हैं, हमने हर हालत में इनको शिकस्त देनी है। और उनमें वो जो एक जो स्पिरिट ऑफ रिवेंज जो है, एक गुस्सा है जनाब, वो तो अब ख़त्म नहीं हो सकता, वो तो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा।
और उसका इफेक्ट आपको सामने कैसा नजर आएगा? जो ऑलरेडी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके हमले और तेज हो जाएंगे, इंडियन आर्मी के बॉडी बैग्स जो हैं वो ज्यादा जाने शुरू हो जाएंगे। और मजे की बात यह है, मैं इन द सेंस जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब इंटरनेशनल मीडिया में भी ये जो एट्रोसिटीज और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वहां पे भी लीडिंग न्यूज़पेपर, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाए, वॉशिंगटन पोस्ट हो जाए, वो जना बता रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट अब्यूजेस के बारे में अब वो भी प्रोजेक्शन उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं फिर ये कहूंगा कि हमारा केस बिल्कुल तैयार है। हमारे जो इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट कुछ हैं वो बार बार कह रहे हैं, पता नहीं हुकूमत क्यों इस बात को अवॉइड कर रही है। और न सिर्फ दुनिया भर से बल्कि फारूक हमीद साहब, भारतीय एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ऐसे वाकयात की फौरी तहकीकात का खुद मुतालबा किया है। आपने वक्त दिया। डॉक्टर वजाहत साहब आप भी साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद मिशाल मलिक साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मिशाल साहिबा, ये एक तस्वीर नहीं, बिलाशुबा ये जुल्म की एक दास्तान है, जुल्म की एक कहानी है। इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी की वजह क्या है, ये बताइए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो आज पेश आया, इसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं और ये भी मैं आपसे पूछ रही थी कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि जुल्म की एक कहानी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें क्यों ऐसे वक्त में खामोश हैं? देखिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर में तो हज़ारों दास्तानें हैं ऐसी कि एक से बढ़कर एक कोई इबरतनाक वाक़या हो जाता है हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से, और हर दफ़ा कोई एक नई जुल्म की एक रिकॉर्ड तोड़ता है हिंदुस्तान। और अभी कुछ ही दिन पहले मुझे याद है 5 साल के बच्चे को शहीद किया, कल 2 शहीद हो गए, आज फिर कोई फेक एनकाउंटर चला रहे थे ये कहीं पे, क्योंकि इनका मूड होता है बेसिकली। इनका ये एक मतलब आप समझ लें कि जिस तरह इंसान खाना पीना करता है, कपड़े बदलता है, नहाता धोता है, उसी तरह इनकी अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक में आ गया है कि जब हिंदुस्तान की आर्मी ने वहाँ उठना है, बैठना है, तो उसने सबसे पहले अपनी गन चलानी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहीं फील्ड्स में नहीं जाके करनी बल्कि पब्लिक में करनी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर मारना है। और अब इनकाउंटर की भी कहानी सामने आ गई है कि वो जो जिनको शहीद किया, जिन बुज़ुर्ग को जो अपने ग्रैंडसन के साथ गए थे दूध लेने के लिए, उनके बेटे ने भी बता दिया है कि वहाँ पे उनको फ़ोन आया था CRPF का कि जो उनके वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो स्पॉट पे गए, बेटा गया। वहाँ से नेबरहुड ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, खुद इनको घसीट के निकाला गया गाड़ी में से, इनके वालिद साहब को, और वहाँ पे उनको पॉइंट ब्लैंक उनको छलनी कर दिया। और उसके बाद जो ग्रैंड चाइल्ड है वो क्रॉल करता हुआ अपने नाना को उठाने के लिए वहाँ पे उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठ गया। अच्छा मिशाल मलिक साहबा, अब तो भारतीय एमनेस्टी जो इंटरनेशनल तंजीम है वो भी ऐसे वाकयात की फौरी तहकीकात का मुतालबा कर रही है। अब ये बताएं हमें कि ऐसी सारे मामले में अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करने में अब तक नाकाम क्यों है? देखें, जहाँ कंडेमनेशन की बात है, जहाँ रिपोर्ट्स की बात है, ये रिपोर्ट्स आना, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑक्यूपाइड कश्मीर से, लोगों की वीडियोस आना, फुटेजेस आना, ये इन इटसेल्फ एक एविडेंस है जो कि लेके जाया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। और जो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर सबसे भारी जिम्मेदारी है ऑफ बीइंग इट्स नॉट इनफ जस्ट टू क्रिटिसाइज or to condemn the decisions and to offer their good offices to both India and Pakistan, क्योंकि India is not ready for talks। ये आपको याद रखना है। हम लोगों ने यही हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशंस को ये फोर्स करें कि इनके ऊपर इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शंस लगाई जाएं, क्योंकि दे आर नॉट अलाउइंग fact-finding missions. They're not allowing United Nations Observer Group to go there. They're not allowing international observers or international media to step in on that soil.
तो जब हर लिहाज से कंडेमनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कहाँ मर्डर हुआ है, कहाँ जेनोसाइड हुआ है, कहाँ मैसेकर हुआ है, तो जब वहाँ पे एक्सेस ही नहीं दी जाती है, इंफॉर्मेशन की भी नहीं एक्सेस है, एक ब्लैकआउट है, तो फिर द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि इनको डीमिलिटराइज करने के लिए इस जोन को सबसे पहला जो मेथड है वो है डी वेपनाइज। तो डी वेपनाइज के लिए नेचुरली उस पर जो इंटरनेशनल लॉबी करना है, जो काम करने की बात है वो यही है कि जो ममालिक इनके साथ डिफेंस ट्रेड करते हैं उनके साथ लॉबी की जाए, क्योंकि दुनिया में ये लॉ है कि ये सिर्फ जंग हो रही हो तो या अपने मुल्क की सालमियत को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वेपन्स खरीद सकते, बट नॉट टू टारगेट अनआर्म्ड सिविलियंस। यानी कि मिसाल मलिक साहबा, आप ये समझती हैं कि हिकमत अमली में तब्दीली होनी चाहिए और जल्द अज जल्द होनी चाहिए और एक नया लाएहमल तैयार होना चाहिए कश्मीर के लिए जो कि नतीजा खेज भी हो? बिल्कुल मैसिव। देखें, आप अपने मुल्क की पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन को देख लें, हर दफ़ा एक कोई नया स्लोगन ज़रूर होता है, नया तरीका होता है। बेशक मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी ये कि, मगर लोगों को मंशूर तो यही दिया जाता है ना कि उनकी बेहतरी के लिए, उनकी वेलबींग के लिए वो आएंगे, महंगाई का, मगर तरीक़ाकार फ़र्क होता है। हमने बहुत से तरीके अप्लाई किए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया कश्मीरियों का, मगर जिस लेवल पे जेनोसाइड क्योंकि हाईएस्ट क्राइम है दुनिया के अंदर, और ये वो क्राइम है जो कि मतलब कि इट कैन नॉट बी डिनाइड अ पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन, और ये तो स्टेट लेवल की बात है जिसमें पूरी हिंदुस्तान की सरकार इन्वॉल्व है फुली इन मैनिपुलेटिंग सच पॉलिसीज़ जिनको अंदर वो इम्यूनिटी देते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान शुड रेट्रोस्पेक्ट, शुड लुक इनटू इट कि वेयर आर वी लैप्सिंग या वेयर शुड बी वी कॉन्सनट्रेटिंग कि इंटरनेशनली जो पावर प्लेयर्स हैं, परमानेंट 5 ममालिक हैं, उनको उनके अंदर लॉबी की जाए कि एंटी मतलब इंडिया की स्पेशली ऑन देयर डिफेंस एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस के इशू के ऊपर, क्योंकि जब इस हद तक चला गया है मामला, और अभी भी आप देख लें नेबरहुड में जो कुछ हालात चल रहे हैं, तो ये हालात भी बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर जा रहे हैं, जो चाइना और इंडिया के बीच में जो कुछ चल रहा है और जो नेबरिंग कंट्रीज़ का भी। तो ये इसका कोर इशू भी आप देख लें, सीपेक का भी कोर आप देख लें, जो इंडिया चैलेंज करता है वो भी कश्मीर से ही गुजरता है। तो हर लिहाज से इट इज़ द मोस्ट इंट्रिंसिक इशू दैट इज़ अ न्यूक्लियर इशू, और ये लोगों का हर लिहाज से भारत इस वक्त दिन ब दिन खित्ते के अमन का दुश्मन भी बन चुका है। मिसाल मलिक साहबा, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। नाजरीन, दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। दुनिया का कोई भी शहर हो, जुल्म के खिलाफ अहले इस्लाम हमेशा सीना सपर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स की शहादत भी उसी अज़्मो हौसले का तसलसल है। ये वो हीरोज हैं जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, और इन्हीं 4 शोहदा में से एक शहीद खुदा यार खान के अहले खाना से मिलवा रही हैं हमारी प्रोड्यूसर उनीज़ा फातिमा। चलकर देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमले में शहीद होने वाले जांबाजों को कौम का सलाम। आज मैं जिस शहीद के घर मौजूद हूँ, खुदायार शहीद के जिन्होंने सीने पे गोली खाई लेकिन दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि वतन दुश्मनों को दिखाया जा सके कि जाने वालों के बाद भी लवाहिकीन आज भी ये अज़्म, ये हौसला रखते हैं कि वतन की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा निछावर कर देंगे। पहले हमने आपको जिस फैमिली से मिलवाया था, इफ्तिखार वाहिद का घराना। इफ्तिखार वाहिद वो सिक्योरिटी गार्ड के जिनका ताल्लुक़ ज़िला लोअर दीर से था और इस हमले में शहीद हुए। आज जिस जांबाज के घर पे हम हैं, इनका ताल्लुक़ भी लोअर दीर से है। खुदायार खान शहीद, इनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनका बेटा मेरे साथ मौजूद है। हम ताज़ियत पेश करते हैं समा की तरफ से, 7 से 8 की टीम की तरफ से, आप और आपके अहले खाना की खिदमत में। उस दिन क्या हुआ था, वालिद जब गए थे, आपसे मुलाकात हुई थी, और फिर इस हमले की इत्तला आप लोगों को फिर कैसे मिली? अब्बू तो सुबह जाते थे, सुबह फजर की नमाज़ के बाद वो ड्यूटी पे जाते थे, और हमें उसने हमें नमाज़ के लिए उठाया, हमने नमाज़ पढ़ी और फिर हम सो गए। और फिर तकरीबन मुझे 10 बजे दोस्त की कॉल आई कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है और आप अब्बू को फ़ोन करें, अब्बू से मालूमात करें किसी से। तो मैं अब्बू का नंबर ट्राई कर रहा था, अब्बू का नंबर एक नंबर बंद आ रहा था, और दूसरे नंबर पे जब हमने ट्राई की तो पहले कोई उठा रहा नहीं था। जब किसी ने उठाया तो उसने हमें ये इत्तला दी कि आपके वालिद को गोली लगी है और आप हॉस्पिटल चले जाए, जिना या सिविल चले जाएँ। तो फिर उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई हम चले गए सिविल। तो वहाँ पे पता किया तो उसको सिविल टर्मा में शिफ्ट किया था, और फिर ऑपरेशन के दौरान खून की भी ज़रूरत थी। हालांकि हमने सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से किया था, उन्होंने भी अपनी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मेरे अब्बू शहीद हो गए। मेरे अब्बू तो तकरीबन 15-16 साल से सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उसका तकरीबन 2.5 से 3 साल हुए थे।
और हम 7 बहन भाइयों को माशाल्लाह हमारे माँ बाप ने हाफिज़ कुरान बनाया और उसकी यही ख्वाहिश थी कि हमें वो दीनी तालीम दे सके। और उसकी तनख्वाह भी काफ़ी कम थी, लेकिन बस गुजारा होता रहा। और अभी तो लॉकडाउन में भी वो काफ़ी दिन पैदल जाते थे क्योंकि बसें वगैरह सारी बंद थी, बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अब्बू ने अपनी ड्यूटी की और फिर आखिर अपनी ड्यूटी पर ही शहीद हो गए। आपके बहन भाई जो हैं हाफिज़ कुरान हैं, सारे बहन भाई हाफिज़ कुरान हैं, और ये जो आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन में अबू पैदल जाते थे, तो ये कितना फासला है आपके घर से यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज का? जी, हम सब बहन भाई हाफिज़ कुरान है। हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की। अब्बू तो यहाँ से जाते थे, तकरीबन 13 किलोमीटर का रास्ता था और 1.5 से 2 घंटे उन्हें आने में लगते थे और 1.5 से 2 घंटे जाने में लगते थे। और रमज़ान में भी काफ़ी बार उन लोगों ने अफ्तारी बाहर की है, क्योंकि जब वो आते थे पैदल आते थे तो अफ्तारी बाहर ही करके फिर आते थे घर। अब्बू की तो 12 घंटे ड्यूटी थी, क्योंकि वो सुबह 6 बजे जाते थे और रात को कभी 8:30 बजे आते थे, कभी 9 बजे आते थे, कभी कभार 10 भी बज जाते थे। हमें वो बहुत कम टाइम देते थे। अम्मी को तो बस इसी बात का सदमा है कि हमारा कारोबार है ना कुछ काम वगैरह, लॉकडाउन में पहले से भी बेरोज़गारी है, तो बस क्योंकि हमें अभी कोई पालने वाला है नहीं, तो बस अम्मी को इसी बात का सदमा है कि अभी हमारा क्या होगा। मेरा अब्बू तो शहीद हो गए और आपको पता है कि शहीद जो है ना वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा ही रहते। और हमें इस बात की बहुत खुशी है, बहुत फ़ख्र हमें इस बात का महसूस हो रहा है कि हमारे वालिद वतन के लिए शहीद हो गए। लेकिन मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि इनके पीछे जो बंदे मास्टरमाइंड बंदे पीछे बैठे हुए, हुकूमत उनको पकड़े ताकि हमारी तरह किसी और का घर उजड़े नहीं, कोई और बच्चा यतीम ना हो, किसी के सर से बाप का साया ना उठे। बेशक जालिमों का अंजाम करीब है। पाकिस्तान के जांबाज सिक्योरिटी इदारे इन दहशतगर्दों के सहूलतकारों और मंसूबा साजों को सफाई हस्ती से मिटा डालेंगे। पूरी कौम इनके नापाक अजाइम खाक में मिलाने के लिए तैयार है। हम इनकी जड़ें काट डालेंगे। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाजरीन, चीनी माफिया के बाद सीमेंट माफिया सरगर्म हो गया है। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी में कमी के तनासुब से कीमतें कम ना हो सकी। में सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 50 पैसे फी किलो कमी की गई, लेकिन कराची में सीमेंट 25 रुपए सस्ता होने की बजाय फी बोरी कीमत में सिर्फ 15 रुपए, जबकि इस्लामाबाद में रिलीफ के बजाय बाज कंपनीज ने 10 से 15 रुपए महंगा कर दिया। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, इसका मतलब ये है कि सीमेंट माफिया भी मुल्क में अब सर उठाने लगा है? जी हाँ, ऐसा ही है। अब बदकिस्मती से चीनी माफिया और आटा माफिया और ऑयल माफिया के बाद अब सीमेंट माफिया जो है वो एक्टिव हो गया है। हुकूमत ने बजट में एक अच्छा स्टेप लिया था कि जो सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 2 रुपए से कम करके 1.5 रुपए फी किलो कर दी थी। 50 पैसे कमी की गई थी और उसका मकसद ये था, उसका फायदा ये होना था कि 25 रुपए फी बोरी जो 50 kg की होती है वो सस्ती हो जानी थी। लेकिन हमने मार्केट से पता किया तो पता ये चला कि कराची में सिर्फ 15 रुपए का रिलीफ दिया गया है फी बोरी पर इन कंपनीज की जानिब से, लेकिन इस्लामाबाद में तो 10 से 15 रुपए महंगा भी कर दिया है बाज़ कंपनियों ने। मैंने खुद रेट चेक किए, कराची में रिटेल 670 रुपए, इस्लामाबाद में 500 रुपए और उससे ज्यादा तक भी फरोख्त हो रहा है। और तामीराती सरगर्मियां चूंकि अब बढ़नी है, सीमेंट की मांग में इजाफा होगा क्योंकि हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया तामीराती शोबे के लिए, साथ साथ नया घर जो स्कीम है उसके लिए भी 30 अरब रुपए रखे गए। लेकिन अब लगता यूं है कि सीमेंट माफिया हरकत में आ चुके हैं और मसनूई किल्लत पैदा करके रेट्स में इजाफा किया जाएगा और शॉर्टेज पैदा करके फायदा उठाया जाएगा। ये वही माफिया जिसको 2009 में मुसाफती कमीशन ने तकरीबन 635 करोड़। शकील, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से कोकब इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आरिफ जीवा साहब, वजीर आजम साहब तो हमेशा से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को चलाने और मराद की बात करते हैं, लेकिन सीमेंट की कीमतों में कमी नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? बहुत शुक्रिया। देखें, मैं इसमें अर्ज़ करूं, पहला तो सवाल मेरा हुकूमत से या ख़जाना से है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से है कि हमने कब उनको कहा कि आप जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी करें। हमने तो कभी नहीं कहा उनको कि आप 50 पैसे कम करें या 25 पैसे कम करें। देखें ना, यही हालात पिछले कई सालों से ये सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ से कार्टेल बना हुआ है। अभी आपके नुमाइंदे शकील साहब ने भी ये बात की
कि सीमेंट पे जब 25 रुपए गवर्नमेंट ने कम किए तो उन्होंने 15 रुपए कराची में कम किए, इस्लामाबाद में 15 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा, डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में 600 रुपए बैग और इस्लामाबाद में जो है वो 485 रुपए बैग, जो आज 500 रुपए कर दिया गया। तो क्या कॉस्ट ऑफ जो उसकी जो कॉस्ट है वो कराची में इनको ज़्यादा आती है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्या इस्लामाबाद में जो कॉस्ट कम आती है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं, आबाद बार बार हर साल ये बात कर रहा है फाइनेंस बिल आने से पहले कि आप जो है इनका कार्टेल ख़त्म करें। हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट भले 2 रुपये FED ले सीमेंट के ऊपर, हम नहीं कहते कि आप जो है 50 पैसे उस पर कम करें, ना अभी ना हमने कभी कहा है। तो ये किससे मीटिंग करके जो है ये फैसले लेते हैं? आज तक समझ नहीं है। स्टेक होल्डर्स हम हैं, हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोग हैं, आबाद से हम ताल्लुक़ रखते हैं। हम कहते हैं आप FED नहीं, आप इनका कार्टेल ख़त्म करें। ये जो माफिया है ये जो है वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इनसे कोई बात करने वाला नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, इस साल की, कई सालों से हम ये बात करते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप जो है इनका कार्टेल ख़त्म करके करें। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट के लिए ये देते हैं 307 रुपए में सीमेंट देते हैं 50 kg, तो उसमें जो है वो टैक्स लग के कोई 360-70 रुपए बनता है। तो जब आप एक्सपोर्ट के लिए जो है आप इस प्राइस में देते हैं तो पाकिस्तान की आवाम के लिए और जिन लोगों को घर चाहिए और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर कट करना है प्राइम मिनिस्टर को, और वो बात करते हैं कि मैं जो है हर जगह जो है वो इन माफिया को जो है वो पकड़ूंगा, तो ये कब पकड़ेंगे और कब इसका फैसला होगा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर कब चलेगा और किस तरीके से चलेगा? इसका फैसला ना गवर्नमेंट का कोई इदारा इसका जवाब दे कि जिस सीमेंट सेक्टर जो है वो किस हिसाब से जो है वो उसकी कीमत कम करें या ना करें, माफिया को खत्म करें, आपका ये कहना है। कोकक इकबाल साहब, चीनी, आटा, पेट्रोल, किसी चीज की कीमत कम ना हुई, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और आप क्या कर रहे हैं इन हालात में? देखें, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इस माफिया के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। हर हुकूमत के अंदर जो है ये माफिया अपना काम करता है, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी सीमेंट का बहरान। ये बहरान से हर हुकूमत गुजरती रही है और इस हुकूमत को तो मैं समझता हूँ कि यके बाद दीगरे हर महीने नहीं, हर 15 दिन में एक नए बहरान का सामना करना पड़ा है। ये पेट्रोलियम माफिया, सीमेंट माफिया, सीमेंट के लिए देखिए, जब तक के मैं ये कहता रहा हूँ कि जब तक के कोई भी चीज़ है उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसका तखमीमा लगाना चाहिए कि वो कितने की पड़ती है, उसके बाद उसका मुनाफा क्या है, कौन सा इदारा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस माफिया के खिलाफ जो है जब भी कार्रवाई करता है वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट उनको स्टे ऑर्डर देता है। मेरी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन से बात हुई, उन्होंने कहा हमने वो तो कर ही रहे हैं। कोकब साहब, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ आवाज उठाएंगे या अमली इकदाम भी करेंगे आवाम की खातिर? देखिए, अमली इकदाम करने के लिए जो है वो हुकूमत का काम है, हमारा काम है। हम सारिफीन की नुमाइंदगी करते हैं, हम ये बताते हैं कि यहाँ पे जो है ये चीनी महंगी हो गई है, यहाँ पे सीमेंट महंगी हो गई है और सार्फिन को जो है इन तमाम मसाइब का सामना करना पड़ा है। तो ये हुकूमत का काम है, कमिश्नर का काम है। अगर प्राइस कंट्रोलिंग करना है तो कमिश्नर जो है वो उसका काम है कि वो अपनी टीम को एक्टिव करे। इसी तरह जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो अपनी टीम को एक्टिव करे और उनके ऊपर छापे लगाए और उनको जो कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई करे। कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लेकिन ऐसे में तो कोकब साहब, जो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है वो एहतजाज करती है, आवाज उठाती है, आप क्या करेंगे? हमने हमेशा हर फोरम पे आवाज उठाई। मैं आज भी जो है लाइव बात करता हूँ फेसबुक पे और लोगों को ये बताता हूँ कि ये आज ये सिलसिला हुआ। तो ये मुसलसल जो है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में, ये नहीं है कि सिर्फ कराची में, सिंध के अंदर, पंजाब में, इस्लामाबाद में, हर सतह पे जो है हमारे जहाँ जहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ये आवाज उठा रहे हैं। कोकब इकबाल और आरिफ जीवा साहब, आप दोनों ने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, शो से इतना ही, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी।